Good morning everyone. My name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering and welcome back to the course on Engineering Hydrology. Currently we are going through our third module in which we have discussed about how to calculate the mean precipitation over a given area, and today we are going to discuss about the frequency analysis related to the rainfall for a particular storm or a particular duration of a rainfall. Right? So आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग ब्रीफली अभी देखेंगे. और क्या हमारे एक्चुअल डिज़ाइन पर्पस में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे करके एक एक करके देखते जाएंगे और डील करते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेनफॉल एज ए इवेंट के बारे में. ठीक है, तो रेनफॉल की जब भी बात होती है तो हम लोग ये हमेशा इसको कंसिडर करते हैं एज ए रैंडम इवेंट. रैंडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग कभी भी कोई पैटर्न इसको किसी पैटर्न में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका रेनफॉल का पैटर्न ये होगा. मतलब आज के डेट में अगर आपको रेनफॉल की वैल्यू पता है तो आप ये किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के हिसाब से आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल का रेनफॉल क्या होगा. ये डिपेंड करेगा आपके उस दिन के और उस सीज़न के या फिर उस समय के लोकल क्लाइमेट, लोकल वेदर वगैरह, इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर. तो एक तरह से इसको एज ए रैंडम इवेंट के तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं. ठीक है, अगेन जब हम लोग रैंडम इवेंट इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग मेजर ग्लोबल इफेक्ट्स को हम लोग इग्नोर करते हैं. ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल कंसिडर बिना किए हुए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. और जब भी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक तरह से इसको कंप्लीटली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर बिना किसी डिपेंडेंस के होने वाला इवेंट के हिसाब से इसको डील करेंगे और इसी हिसाब से आगे हम लोग बढ़ेंगे. तो रेनफॉल को हमेशा हम लोग एज ए रैंडम इवेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो रेनफॉल से हमारी इम्पोर्टेंस इस तरह से बनती है कि हमें आपको हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करना पड़ता है. ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जैसे आपके डैम्स हो गए, वियर्स हो गया, बराज हो गया, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा जहाँ पे आपको रेनफॉल के डायरेक्ट इफेक्ट को कंसीडर करते हुए आपको चीज़ों को बनाने पड़ेंगे. तो जैसे आप डैम बनाते हो तो जनरली सर्विस लाइफ इसकी 50 ईयर्स होती है. वियर्स की सर्विस लाइफ आप जनरली 10 to 15 ईयर्स कंसीडर करते हुए बनाएंगे. तो आप हमेशा एक पार्टिकुलर डिस्चार्ज यानी एक पार्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए आप इन सारे हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो ये हाइड्रोलॉजिकल डिस्चार्ज हुआ आपका गिवन डिज़ाइन लाइफ में. ये डिपेंड किस पे करेगा? आपके रेनफॉल पे. रेनफॉल अपने आप में एक रैंडम इवेंट है. तो अभी हम लोग रेनफॉल के गिवन डेटा को इस हिसाब से एनालिसिस करेंगे ताकि आप प्रेडिक्ट कर पाएँ कि आपके लिए मैक्सिमम डिज़ाइन पैरामीटर क्या होंगे या मैक्सिमम डिज़ाइन डिस्चार्ज क्या होंगे फॉर ए गिवन डिज़ाइन लाइफ. अगर आप 20 साल या 50 साल के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए डिज़ाइन डिस्चार्ज क्या होना चाहिए. अगर आप 10 से 15 साल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं किसी हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर को तो उसके लिए आपका डिज़ाइन डिस्चार्ज क्या होगा. तो इन सब चीज़ों के स्टडी में आपका हेल्प करता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये होता है. तो आप हमेशा रेनफॉल को एज ए रैंडम इवेंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे और उसके बाद गिवन डेटा को हम लोग इस हिसाब से प्रोसेस करेंगे ताकि हम लोग चीज़ों को एस्टिमेट कर पाएँ. कई बार आपको हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके साथ एक रिस्क को भी एस्टिमेट करना पड़ता है कि आपके पास क्या रिस्क है. ठीक है, तो कई बार होता है कि आप 5% रिस्क के साथ कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई होता है 10% रिस्क के साथ बनाएंगे फॉर ए गिवन डिज़ाइन लाइफ. मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेट से आपके लिए डिज़ाइन डिस्चार्ज 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड है. ठीक है, और आपके लिए डिज़ाइन पीरियड हो गया लेट से 25 ईयर्स. ठीक है, तो अब आपको एक रिस्क फैक्टर डिसाइड करना पड़ेगा कि लेट से 95% रिस्क के हिसाब से हम ये डिज़ाइन करेंगे कि हमारा हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज को सस्टेन कर पाए. तो इस टाइप के एनालिसिस को हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे आगे डील कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका रिकरेंस इंटरवल या फिर रिटर्न पीरियड के बारे में बात करते हैं. ठीक है, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आपका टी से और यही आपका फ्रीक्वेंसी या फिर
टाइम इंटरवल या रिटर्न पीरियड होता है। तो जनरली आप लोग कई बार आप किसी रिजर्वायर वगैरह के पास जाओगे तो वहाँ पे एक तरह से मार्किंग होती है, आपको प्रोफाइल दिखता होगा कि 100 ईयर फ्लड लाइन, 50 ईयर फ्लड लाइन, इस टाइप से। तो कई बार आपको जब फ्लड के सीज़न में न्यूज़ वगैरह के समय आप ब्रॉडकास्ट को देखते हैं तो आपको इस टाइप की वार्निंग भी दिखते हैं कि गंगा रिवर ने 50 ईयर्स के फ्लड लिमिट को ब्रीच कर दिया या फिर 100 ईयर्स के फ्लड लिमिट को ब्रीच कर दिया। उसके हिसाब से आप गिवन कंडीशन के इंटेंसिटी और उसको एसेस करने में, समझने में आसानी होगी। अगर आपके पास डायरेक्ट रॉ डेटा दिया जाता है तो आप उसको अंडरस्टैंड नॉर्मल टर्म्स में नहीं कर सकते। अगर आपको डायरेक्टली कोई कहा है कि गंगा का डिस्चार्ज फिलहाल 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो आप इससे कोई इन्फ्रेंस नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि अगर गंगा में फ्लड का लेवल 50 ईयर्स मैक्सिमम को ब्रीच कर चुका है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंडीशन आपकी फ्लड के तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इस टाइप के एनालिसिस में आपको रेकरेंस इंटरवल या फिर रिटर्न पीरियड का हेल्प होता है। इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर आप लास्ट कुछ ईयर्स, लेट्स से 50 ईयर्स के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल, तो आप ये कह सकते हैं 50 ईयर्स के टाइम इंटरवल में इस टाइप का फ्लड एक बार जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप कह रहे हैं कि अगर टाइम इंटरवल 50 ईयर्स है तो आप ये कह सकते हैं गिवन डिस्चार्ज लास्ट 50 ईयर में एक बार होगा। ठीक है, अगर हम 100 ईयर के बारे में बात करेंगे, 100 ईयर फ्लड लाइन या 100 ईयर डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं लास्ट 100 ईयर्स में ये पार्टिकुलर डिस्चार्ज एक बार क्रॉस करेगा। जनरली 50 ईयर वाली कंडीशन आप कह सकते हैं एक तरह से नॉर्मल कंडीशन होगी अगर आप 100 ईयर के कंडीशन को कंपेयर करेंगे। मतलब कि 100 ईयर ज़्यादा डिस्चार्ज हमेशा ज़्यादा होगा और आप इसको कह सकते हैं ज़्यादा क्रिटिकल या फिर ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होगी, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि कम रिटर्न पीरियड के फ्लड या फिर कम रिटर्न पीरियड के रिकरेंस इंटरवल के इवेंट्स आपके फ्रिक्वेंटली होंगे और ज़्यादा रिटर्न पीरियड के इवेंट्स आपके कम फ्रिक्वेंटली होंगे या फिर कम लाइकली होंगे। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट होता है रिटर्न पीरियड का या फिर रिकरेंस इंटरवल का। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि किसी भी गिवन रिवर में रिटर्न पीरियड सपोज Q इज इक्वल टू 20 मीटर क्यूब पर सेकंड का रिटर्न पीरियड 50 ईयर है, तो आप ये कह सकते हैं कि साल 50 ईयर्स में एक बार इस टाइप का डिस्चार्ज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कहते हैं डिस्चार्ज 25 मीटर क्यूब पर सेकंड है और उसका रिटर्न पीरियड है 75 ईयर्स, तो आप ये कह सकते हैं कि 75 ईयर्स में एक बार आप इतना डिस्चार्ज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/, एक साल में ऐसा इवेंट हो इसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/50। सिमिलरली एक साल में ऐसा हो 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज हो तो इसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/75 है। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/p या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी तक जो चीज़ें देखें, धीरे धीरे हम लोग कैसे टाइम पीरियड या फिर रिकरेंस इंटरवल या फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो भी चीज़ें देखेंगे। अभी हम आपको बता देते कि अभी देखा क्या हमने। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमें जानना होता है कभी भी किसी भी हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर डैम या वियर उसके डिज़ाइन में, तो आपको जो भी डिज़ाइन लाइफ है तो आपको उसमें एक गिवन फैक्टर ऑफ सेफ्टी और गिवन रिस्क के साथ आप चीज़ों को एक्सेस करेंगे या फिर डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद अगर मान लीजिए 25 ईयर्स की होती है तो आप एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं कि हाँ हमारा डिज़ाइन डिस्चार्ज इतना होगा। इस डिज़ाइन डिस्चार्ज से एसोसिएटेड रिस्क गिवन टाइम पीरियड में अवेलेबल होता है, उसके बेसिस पे हम लोग चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। ये इंपॉर्टेंस होती है आपकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की। इसी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को हेल्प करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसको हम लोग रिटर्न पीरियड कहते हैं। रिटर्न पीरियड के बाद जब भी कहते हैं तो हम इसका कहने का मतलब ये होता है कि इस पार्टिकुलर इवेंट में गिवन डिस्चार्ज या गिवन इंटेंसिटी का जो हाइड्रोलॉजिकल इवेंट है वो एक बार होगा। लेट्स से अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस पार्टिकुलर सिनेरियो में Q इज इक्वल टू 20 मीटर क्यूब पर सेकंड और हम लोग बात करते हैं इसका रिटर्न पीरियड 50 ईयर्स है, तो हम लोग ये कह सकते हैं 50 ईयर्स में इस टाइप का इवेंट आपको एक बार देखेगा। सिमिलरली अगर 25 मीटर क्यूब पर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका रिटर्न पीरियड 75 ईयर्स है, तो
75 ईयर्स में इतना डिस्चार्ज आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे जैसे डिस्चार्ज आपका बढ़ते जाएगा वैसे आपसे आपका टाइम का रिटर्न पीरियड और रिकरेंस इंटरवल भी आपका इंक्रीज करेगा। अगर आप कह रहे होते हैं कि 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज 50 ईयर्स में हो रहा तो एक साल में इस डिस्चार्ज के होने की प्रोबेबिलिटी 1/50 होगी। सिमिलरली इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इस डिस्चार्ज के होने की प्रोबेबिलिटी 1/75 होगी। प्रोबेबिलिटी और टाइम इंटरवल का इन्वर्सली रिलेशनशिप इस टाइप से रहेगा, T इज इक्वल टू 1/P। जैसे जैसे आपका मैग्नीट्यूड या फिर मेजरमेंट पैरामीटर, जैसे यहाँ पे पार्टिकुलर डिस्चार्ज है, ये इंक्रीज करते जाएगा तो आपका टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा और प्रोबेबिलिटी आपकी घटते जाएगी। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है आप कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी और रिकरेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। इसके अलग अलग एम्पेरिकल फार्मूला है और उसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बेसिस पे रिस्क एनालिसिस और उसके बेसिस पे अलग अलग कैलकुलेशंस को आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में एक कॉमन कन्फ्यूज़न जो रहता है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। अगर हम लोग सपोज कह रहे हैं कि एक रेनफॉल लेट से जिसका मैग्नीट्यूड 24 आवर्स रेनफॉल का मैग्नीट्यूड है लेट से 20 सेंटीमीटर और इसका रिटर्न पीरियड है 10 ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि इसका मतलब ये है कि हर 10 साल में एक बार ये पार्टिकुलर टाइप का रेनफॉल होगा, ये आप 100% श्योरिटी से इस चीज़ को कहेंगे तो ये कहना आपका गलत होगा। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब ये है कि 10 साल में ऑन एन एवरेज आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है आपको 10 साल में एक बार का इस तरह से रेनफॉल हो, इसकी होने की कोई गारंटी है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ओवर द लॉन्ग पीरियड, अगर हम लोग 100 साल के बारे में बात कर रहे हैं इसी रेनफॉल स्टॉर्म के बारे में, तो आप ये कह सकते हैं कि 100 साल के ड्यूरेशन में इस टाइप का रेनफॉल 10 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन इस बात के साथ आप कभी गारंटी के साथ ये नहीं कर सकते कि हर 10 साल में एटलीस्ट एक बार होगा या फिर एक बार होगा या कोई भी फैक्टर के साथ। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होनी आपको काफ़ी ज़रूरी है कि जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी या फिर रिटर्न पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी रिटर्न पीरियड होता है ऑन एन एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 साल में 10 बार इस टाइप का इवेंट होगा। लेम अगर आप कॉमन बातचीत के भाषा में कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं 10 साल में एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज हर 10 साल में, लेकिन 10 साल में एक बार ये 100% श्योरिटी के साथ होगा, ये कहना आपका गलत है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको रिटर्न पीरियड के साथ होनी ज़रूरी है क्योंकि इसी बेसिस पे अब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डील करेंगे। रिटर्न पीरियड और प्रोबेबिलिटी का रिलेशनशिप आपको पता है, T इज ऑलवेज इक्वल टू 1/P। जो रिटर्न पीरियड आपके प्रोबेबिलिटी के इन्वर्स हुआ, तो यहाँ पे किसी भी एक गिवन ईयर में 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी होगी आपका 0.1। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे डिसाइड करना कि हम इस रिटर्न पीरियड को कैलकुलेट कैसे करें। तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि आपको वीबुल के थ्रू या फिर कैलिफोर्निया मेथड हो गया, कुछ आपका यूएस मरीन कॉर्प्स के बेसिस के कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। तो उन बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या सिनेरियो में हम लोग किस टाइप से टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है यहाँ पे आपको गिवन डेटा को एक्सेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा। लेट्स से आपके पास कुछ रेनफॉल के डेटा अवेलेबल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लेट्स से आपके पास जो रेनफॉल का डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पे लेट्स से 10 सैंपल, मतलब एक पार्टिकुलर जगह में आपके पास 10 रेनफॉल के अकरेंस का डेटा दिया गया है, जो कि 14 लेट्स से डेटा आपका सेंटीमीटर में 14.2 सेंटीमीटर से लेके 2.9 सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। डिसेंडिंग अरेंज करेंगे तो आपके पास हर के लिए आपके पास एक रैंक अवेलेबल हो जाएगी। नॉर्मल जो आप रैंकिंग सिस्टम समझते हैं सिमिलर वही है।
हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको अरेंज करना है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको पता है हाईएस्ट जो भी होगा उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी और इसका रिटर्न पीरियड आपका टी ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी कम होगी। सिमिलरली जो सबसे छोटा होगा इसका रिटर्न पीरियड कम होगा और प्रोबेबिलिटी होने की ज़्यादा होगी। ये भी कह सकते हैं नीचे वाला लाइकली होगा, ये हो गया आपका लेस लाइकली। ठीक है, सिमिलरली ये नॉर्मली यही कहानी हुई, जब आप नॉर्मल चीज़ों को देखते हैं तो सबसे अच्छा डेटा जो होगा वो आपका होने के चांसेस कम है और नॉर्मल जो आप रेगुलरली जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपके होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो अब आपका सबसे पहला काम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। 1 2 3 4 से लेकर 10 तक आपने इन चीज़ों को अरेंज कर दिया। ये हो गए आपके रैंक, या फिर इसको अभी जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें स्मॉल n के टर्म्स में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सॉरी, स्मॉल n नहीं है, स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने अवेलेबल है। लेट्स से n इज इक्वल टू टोटल सैंपल्स, इस पार्टिकुलर सिनेरियो में 10 है और n हो गया गिवन मैग्नीट्यूड का रैंक। अब आपको क्या करना है, गिवन रेनफॉल का टाइम पीरियड या फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपके पास 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आपका वीबल का है। वीबल के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटेंसिटी का आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आपको क्या करना होगा, रैंक +1 डिवाइडेड, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स +1 डिवाइड बाई आपका रैंक। या फिर अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू m, जो कि इसका मतलब हो गया आपका रैंक डिवाइड बाई टोटल सैंपल्स n +1। ठीक है, इसके हिसाब से, वेबल के हिसाब से लेट से आपको पता करना है, आप बताइए रैंक फॉर ए लेट से आपको पता करना है रैंक अब 6 सेंटीमीटर रेनफॉल का। तो आपने क्या किया, सारा डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 6 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग आपने रैंक चेक किया। तो रैंक क्या हो रहा है यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग जो रैंक है आपका m इज इक्वल टू 6। तो अब अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या थी, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 10 +1 डिवाइड बाई 6, इसकी जो वैल्यू आई 11/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी कि गिवन ईयर में या फिर गिवन इंटरवल में आपका 6 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/11। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है आपका टाइम पीरियड या फिर रिटर्न पीरियड कैलकुलेट करने का। इसके लिए अगर वीबल फार्मूला के हिसाब से यूज़ करेंगे तो आपका टाइम पीरियड इस हिसाब से n+1 डिवाइड बाई m होगा। सिमिलरली आपके पास 3 अलग अलग फार्मूले और अवेलेबल हैं, सारे एम्पेरिकल फार्मूले हैं। आपको जनरली अगर कोई डेटा एग्जाम में नहीं दिया गया तो आप वीबल फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है तो हेजन या कैलिफोर्निया आपको फार्मूला दोनों में से अवेलेबल है। दोनों के वर्किंग में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन गिवन सिनेरियो सिचुएशन के हिसाब से एक की एक्यूरेसी दूसरे की एक्यूरेसी से कंपेरेबल या फिर ज़्यादा कम हो सकती है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो में अब यहाँ पे देख रहे हैं टाइम पीरियड इज गिवन बाई टोटल सैंपल डिवाइड बाई रैंक -0.5, या फिर अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं रैंक -0.5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल। और कैलिफोर्निया में वाले फॉर्मूला के हिसाब से जहाँ पे टाइम पीरियड को लिखते हैं रैंक अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स डिवाइड बाई रैंक। यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रैंक डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका मतलब अगर आप गिवन डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, लेट्स से इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पार्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास जो रेनफॉल का डेटा अवेलेबल है वो आपके पास इस हिसाब से दिया हुआ है। लेट्स 1900
1980 से 1980 से आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो 60 से लेके 1981 तक का डेटा अवेलेबल है। आपको क्या करना है, इन सारे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपके पास डेटा कुछ इस हिसाब से हो जाएंगे। आप देखें टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स यहाँ पे 22 ईयर्स है, तो 22 साल का डेटा अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सारे रेनफॉल को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में 160 से लेके एनुअल रेनफॉल 60 mm तक, 60 सेंटीमीटर तक आपने रेनफॉल के डेटा को अरेंज किया। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला वीबुल वाला दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय गिवन रैंक डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल प्लस 1। इस पार्टिकुलर सिनेरियो में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक करके हम लोग आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सिनेरियो में आपका रैंक हो गया 1 और n की वैल्यू 22। तो फर्स्ट सिनेरियो में आपका m जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगा, लेट्स से फर्स्ट सिनेरियो की बात करेंगे 1 डिवाइड बाई 23। सेकेंड सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी होने की क्या हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 23। थर्ड सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी 3 बाई 23। सिमिलरली टाइम पीरियड के अगर बारे में बात करते हैं तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिनेरियो का 23 ईयर्स बाई 1, सेकेंड सिनेरियो का टाइम पीरियड 23 बाई 2 मतलब आपका 11.5, सिमिलरली 23.3। तो इस हिसाब से आप सबका रिटर्न पीरियड और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या होगा, आप रिस्क एनालिसिस भी इसका कर सकते हैं कि गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क क्या है और उसके हिसाब से आपका डिज़ाइन पैरामीटर क्या होना चाहिए। या फिर आप इससे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे का 100 ईयर का रेनफॉल या फिर 100 ईयर के रिटर्न पीरियड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 50 ईयर्स के रिटर्न पीरियड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसको फर्दर आप डिज़ाइन कंसिडरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हमेशा सेमी लॉग स्केल यूज़ करना है। सेमी लॉग स्केल में नीचे के टर्म्स में आपका रिटर्न पीरियड हो गया और ऊपर में आपका एनुअल रेनफॉल जो आपने डेटा में दिया हुआ है। अब आप जो रिटर्न पीरियड टाइम पीरियड जो कैलकुलेट किए थे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, उसको आप यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। आपका टाइम का जो ड्यूरेशन है वो आपके लॉग एक्सिस में रहेगा और ये आपका नॉर्मल एक्सिस रहेगा। ठीक है, इसको प्लॉट करने के बाद लेट्स से आप यहाँ पे इस पार्टिकुलर सिनेरियो में सबसे हाईएस्ट रिटर्न पीरियड आप यहाँ पे 23 ईयर्स का देख रहे हैं, लेकिन आपको पता करना है कि 10 ईयर रिटर्न पीरियड का या फिर 100 ईयर रिटर्न पीरियड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपने यहाँ पे गिवन डेटा को आप प्लॉट करेंगे मोर और लेस, ये एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास ये डेटा आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो 23 ईयर्स का यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। सिमिलरली 11.5 उस टाइप से जो डेटा आपके पास कलेक्टेड था उन यहाँ पे अवेलेबल है। इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करने के बाद जो भी ईयर का आपके पास डेटा कलेक्ट करना है, लेट्स से 100 ईयर के रिटर्न पीरियड का आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी, आप 50 ईयर्स का होगा तो 50 ईयर्स का भी सिमिलरली गिवन डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है आपको अगर आप सेमी लॉग पेपर में इस डेटा को प्रेजेंट करते हैं और सिमिलरली इसके एक्सट्रापोलेशन के हेल्प से आप रेनफॉल मैग्नीट्यूड फॉर अ गिवन स्पेसिफिक ड्यूरेशन आप एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी पार्टिकुलर सिनेरियो पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद हम लोग रिटर्न पीरियड की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रिस्क एनालिसिस और उसके बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को कैसे यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, ऑल द बेस्ट।